नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले खबर सिंगरौली से सामने आ रही है। कुत्ते ने एक बच्चे पर जानलेवा हमला किया है। 5 साल के बच्चे को बुरी तरह से कुत्ते ने काटा है। कुत्तों के झुंड ने बच्चे को बुरी तरह से नोचा है। बच्चे की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। सिंगरौली से बड़ी जानकारी। कुत्ते ने बच्चे पर हमला किया। कुत्तों के झुंड ने बच्चे को बुरी तरह से नोचा है और अब उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उसे फौरन इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। सिंगरौली की एक घटना, लगातार इस तरह के मामले अलग अलग जिलों में बढ़ते जा रहे हैं और अब ये खबर सिंगरौली से सामने आ रही है। राजधानी भोपाल में भी इस तरह के केसेस सामने आ चुके हैं। रायसेन में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और अब सिंगरौली से जानकारी से कि राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राज, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना पर फिलहाल? देखिए, ये जो बच्चे पर हमला हुआ है, बच्चे की स्थिति गंभीर है। उसको 50 से ज्यादा जगहों पर उसको जो कुत्तों के काटने के निशान है उसके शरीर पे मौजूद है। कमर के नीचे के पूरे हिस्से में जो दोनों पैर हैं, दोनों पैर में गंभीर उसके चोट के निशान हैं और उसके हाथों पर भी कुत्तों ने हमला किया है। चूंकि ये अचानक से हमला हुआ था और 7-8 कुत्तों का एक झुंड था। ये पूरा झुंड ने मिलकर के बच्चे पर हमला किया। जब तक उसके परिजन वहां मौजूद थे, आसपास में लोग पार्क में मौजूद थे, जब तक बचा पाते तब तक कुत्तों ने इस बच्चे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, घायल कर दिया है। और अभी जो तत्कालीन जानकारी निकल के आ रही है, बच्चे को एनटीपीसी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उसे बनारस रिफर करने की तैयारी चल रही है। बच्चे का नाम जो है वो अजय बताया जा रहा है, जो वहीं एनटीपीसी कॉलोनी के अंदर ही रहता था। मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता था कि एनटीपीसी की जो कॉलोनी है विंध्यनगर की, ये सबसे सुरक्षित कॉलोनी मानी जाती है और यहाँ पर इसकी सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो इसमें तैनात रहते हैं। और ये पार्क भी उसी सुरक्षित कैंपस के भीतर है, जहां पर बिना सीआईएसएफ की अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। सबकी बाकायदे चेकिंग होती है, तभी वहां पे कॉलोनी के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये बड़ी सुरक्षा में लापरवाही है, जहां पर सीआईएसएफ जैसी फोर्स तैनात है और इसके बाद भी इस तरह से आवारा कुत्तों का आतंक है वहां पे पूरे पार्क के अंदर, कॉलोनियों के अंदर में। तो इसमें बड़े सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा है वो सुरक्षा किस तरह से वहां पे कॉलोनी के अंदर की जा रही है। फिलहाल ताजा जानकारी यही है कि बच्चे की हालत गंभीर है और बच्चे को रात भर एडमिट करके रखा गया था जो कॉलोनी के अंदर में, और अभी उसको वापस बनारस रिफर करने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, सीधा सवाल कहीं ना कहीं राज्य प्रशासन पर खड़ा होता है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे इंदौर की। बड़ी खबर है, कई दिनों से गायब आदिवासी युवती बरामद की जा चुकी है। सहेली और मुंह बोले भाई पर युवती को बेचने का आरोप लग रहा है। युवती उज्जैन के पास तराना से बरामद की गई है। युवती के बयान पर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। धार से कुछ महीने पहले इंदौर पहुंची थी युवती। पैसों का लालच देकर युवती का सौदा किया गया और युवती को बंधक बनाकर शोषण करने का भी आरोप है। द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। चलिए, इस पूरी जानकारी को लेकर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी इस पूरे केस पर? अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कोई कार्रवाई? जी हाँ, बिल्कुल। ये धार की रहने वाली एक युवती है जो काम के सिलसिले में कुछ समय पहले इंदौर पहुंची थी। या चिप्स फैक्ट्री में वो काम करती थी। इस दौरान उसका कुछ लोगों से संपर्क हुआ जिन्होंने उसे घूमने फिरने का और पैसों का लालच देकर अपने साथ वो ले गए और उसका एक सौदा जो है वो लाखों रुपए में एक शख्स के साथ में कर दिया। और कई दिनों बाद उसका खुलासा तब हुआ जब उस युवती ने छुपकर अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दी। पूरे परिजन जो है उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने भी कुछ समय तक लापरवाही इसमें बरती। लेकिन उसके बाद मामला जब संज्ञान में आया तो हरकत में आई पुलिस और आनन फानन में तस्दीक करने के बाद जो पीड़िता है, जो युवती है, उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान जानकारी मिली तकनीकी आधार पर कि युवती जो है उज्जैन के पास तराना में है और वहां से युवती को बरामद कर लिया गया। वहीं युवती के बयानों के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें जानकारी है कि जो पीड़िता के बयान हुए उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो बंधक बनाकर शोषण करने का भी जो आरोप है वो लगा हुआ है। वहीं जो युवती है उसकी सहेली और मुंह बोले भाई पर गंभीर आरोप है। बहरहाल पुलिस ने सभी 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं कुछ लोगों को हिरासत में भी लिए जाने की जानकारी है और इसके अलावा जो अन्य लोग बचे हैं, पुलिस का दावा कि जल्दी उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी।
ठीक है, शुक्रिया आपका विकास पूरी जानकारी के लिए। और अब जिक्र करेंगे बुरहानपुर का, जहां पर प्रमुख व्यावसायिक स्थल गुजराती मार्केट में कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। रात करीब 12 बजे दुकान के आस पड़ोस के लोगों ने आग की लपटें देखी। पुलिस और फायर ब्रिगेड को उसकी सूचना दी गई। 2 फायर फाइटर्स और एक टैंक की मदद से आग पर करीब 45 मिनट में काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि आग लगने वाले कपड़ों के गोदाम की मालिक बीजेपी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष किरण रायकवार हैं। बताया जा रहा है कि आग से लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो चुका है। और अब ग्वालियर से बड़ी जानकारी। दिग्विजय सिंह मानहानि केस में आज सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि आरएसएस और बीजेपी पर दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया था उसको लेकर लगातार विवादों में चल रहे थे। भिंड के कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह का यह बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ये लोग जासूसी करते हैं और जासूसी करते पकड़े भी गए हैं। पाक के लिए जासूसी करते पकड़े गए हैं। बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल पैसे लेकर जासूसी कर रहा है। इसी बयान को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। और अगली बड़ी खबर भी ग्वालियर से ही। नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में आज सुनवाई होगी। ग्वालियर चंबल संभाग के नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े को लेकर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने 35 नर्सिंग कॉलेजों की जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई को आज रिपोर्ट पेश करनी है। नर्सिंग कॉलेजों के मौके की स्थिति रिपोर्ट करनी होगी। आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेजों पर कागजों में चलने के आरोप लगे थे। उमेश बोहरे ने जनहित याचिका इसमें दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि एक बिल्डिंग में 3 से 4 कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग के बिना ही नर्सिंग की डिग्री यहां पर दे दी जाती है। और इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होने जा रही है। और आगे भी बात ग्वालियर की करेंगे। कलेक्ट्रेट का घेराव आज किया जाएगा। एसटी, एससी और ओबीसी महासभा घेराव के लिए निकलेंगे। करनी सेना के खिलाफ घेराव होगा। दोपहर 12 बजे घेराव करने के लिए एससी, एसटी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वहां पर पहुंचेंगे। करनी सेना के खिलाफ घेराव और प्रदर्शन की तैयारी। आगे बढ़ते बात करेंगे छतरपुर की। बड़ी जानकारी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। नागपुर में जादू टोना विरोधी कानून पर पीठाधीश्वर ने कहा है, धर्म विरोधी लोग इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं। हमारे पास कोई सिद्ध और कोई चमत्कार नहीं है। और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं। और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी। 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000। और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता। हाँ, ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तो हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा। तो कौन चुड़ियाँ पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं। और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवादार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है उसकी। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में पाला पड़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। एमपी में घना कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर और ठंड का अलर्ट भी है। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, इन तमाम इलाकों की यही स्थिति है। जबकि ग्वालियर, दतिया, भिंड में भी पाला पड़ने की आशंका नजर आ रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। आगामी 2 से 3 दिन एमपी में मौसम जस का तस बने रहने के असर भी, ठंड से कोई राहत नहीं। इधर श्योपुर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। यहाँ तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। जिले का न्यूनतम तापमान कम होने और ठंडी हवाओं के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दूसरी तरफ कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। यातायात व्यवस्था पर भी सीधा असर इसका पड़ रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
ग्वालियर की भी कुछ यही स्थिति है। कड़ाके की सर्दी की वजह से लोग परेशान हैं। तापमान में लगातार गिरावट से लोग बेहाल होते जा रहे हैं। न्यूनतम तापमान कम होने और ठंडी हवाओं के चलने से लोग सुबह और शाम घर में बंद रहना ही पसंद रखते हैं और बीच बीच में सूरज देवता के दर्शन लोगों को थोड़ा सा सुकून भी दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश के बाद अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। प्रदेश में ठंड का सितम लगातार जारी है। मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होने की संभावना, यानी कि अब से कुछ ना कुछ राहत जरूर छत्तीसगढ़ वासियों को मिल सकती है। सूरजपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस है। मुंगेली का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, बलौदाबाजार का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, कांकेर का भी 12 डिग्री, जांजगीर चांपा में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री, राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री। और ये अलग अलग जिलों की स्थिति आपको बता रहे हैं। माना जा रहा है कि अब से कहीं ना कहीं ठंड से राहत मिल सकती है। और अब भोपाल से बड़ी जानकारी। मैनेट का प्रोफेसर रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। प्रोफेसर आलोक मित्तल, मीडिएट गोपी कृष्ण मिश्र को ट्रैप किया है। लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1.5 लाख की रिश्वत लेते दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रस्तावित प्लांट की रिपोर्ट बनाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी। 7 लाख की घूस मांगी थी। शिवपुरी में मेडिकल वेस्ट प्लांट बनना है। भोपाल के मैनेट कैंपस में लोकायुक्त ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और भोपाल से ही अगली बड़ी खबर है। आज से 2 दिन का विशेष थिंक 20 कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। G20 समिट को लेकर थिंक 20 कार्यक्रम होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कई देशों के प्रतिनिधि और विद्वान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस खास कार्यक्रम का आयोजन। समापन समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद रहेंगे। और मध्य प्रदेश में होने जा रही G20 की बैठकों को लेकर आयोजन टीम के महत्वपूर्ण सदस्य और एमपी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उसमें उन्होंने बताया है कि 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी है। लाइफस्टाइल, एथिक्स, वैल्यू सिस्टम को फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में लाने पर चर्चा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SDG को हासिल करने की बात होगी। साथ ही सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी। राजधानी भोपाल में G20 सम्मेलन के लिए थिंक 20 की खास बैठकें होने जा रही हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ विशेष थिंक 20 के प्रोग्राम में रहेगा? क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आप लोग चर्चा करेंगे? 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री ने लाइफ का हमको आइडिया दिया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो लाइफस्टाइल में हम किन चीज़ों को शामिल करें, किन चीज़ों के साथ में हम अलग से विचार कर सकते हैं, इसका एक पहला मुद्दा है। दूसरा, एथिक्स और वैल्यू सिस्टम, ये फाइनेंस में और टेक्नोलॉजी में हम कैसे लेकर के आ सकते हैं, ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तीसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे SDGs को हासिल करने की बात है, उसमें जो कमी आई है उसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा, जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं उनमें G20 क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जेनेटिक चेंज की बात चाइना में 2018 में हुई थी। क्या ये माना जा सकता है पहला एक ग्लोबल मंच होगा जहां पे इस बात पे चर्चा होगी? हाँ, मुझे लगता है कि एथिक्स के दृष्टि से टेक्नोलॉजी में ये पहली बार इस तरह की चर्चा खुल करके सामने रखी जाने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लिए सर ये जो पूरा इवेंट है G20 का बैठक और थिंक 20 सम्मेलन भी, ये MP को कितना सारा एक्सपोजर दे सकता है? MP को बड़ा एक्सपोजर दे सकता है, क्योंकि जैसे कुछ मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना जो है, वेलनेस की बात देखते हैं, जो ओंकारेश्वर में हम लोग देख रहे हैं, तो ये कई इस तरह की हमारी योजनाएं, हमारे विकास की अपनी एक जो कहानी है, वो एक महत्वपूर्ण एक्सपोजर मध्य प्रदेश को दे सकती है। जो 300 लोग बाहर से आए हैं वो लोग देखेंगे, इसको समझेंगे कि मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट मॉडल, कई काम हो रहे हैं लेकिन उसकी चर्चा सामने नहीं आती है। तो मध्य प्रदेश उस मामले में इन लोगों के यहाँ आने से एक नया एक्सपोजर लेकर के आते। पूरी दुनिया के सामने जो इस समय चुनौतियां हैं उनके समाधान के साथ भारत इस G20 पूरा जो समिट होना है उसकी अध्यक्षता करेगा और साथ ही मध्य प्रदेश के लिहाज से ये जो समिट होना है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को ग्लोबली इस पूरे समिट के जरिए एक एक्सपोजर मिलेगा। प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको एक वैश्विक मंच पे एक्सपोजर इससे मिलेगा, ये पूरी उम्मीद है।
वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और अब बात करेंगे राजनीतिक खबरों की। भोपाल से बड़ी जानकारी। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन शुरू हो रहा है। 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत एमपी के कार्य समिति के सदस्य इस बैठक में मुख्य तौर पर शामिल रहेंगे। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर मुख्य तौर पर चर्चा, मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर भी चर्चा संभव। और शिवराज सरकार 1 फरवरी से प्रदेश में विकास यात्रा निकालने वाली है। सीएम विकास यात्रा के जरिए जनता से सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों से वो जनता को रूबरू कराएंगे और जिले के प्रभारी मंत्री विकास यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही इलाके के सांसद और विधायक भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। यात्रा के दौरान मिलने वाले आवेदनों पर भी सुनवाई की जाएगी और इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। और अब रायपुर से बड़ी जानकारी। पूर्व सीएम रमन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आय से अधिक संपत्ति और आर्थिक अनियमितता की जांच को लेकर शिकायत के बाद माना जा रहा है कि उनकी मुश्किलों में बढ़ोतरी हो सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने राजभवन से अब जांच को लेकर अनुमति मांगी है। रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी गई है। कोई शिकायत करे और शिकायत करने पर चूंकि वो जनप्रतिनिधि थे, जनसेवा है, तो राज्यपाल से अनुमति लेकर ही जांच की जा सकती है। तो राजभवन भेजा गया है, अनुमति मिलेगी तो वो जांच होगी। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। झपेली गांव में बलवा कराने का मामला सामने आया है। बलवा करने वाले दोनों पक्षों के 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में महिला सरपंच भी शामिल है। बालोद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब अंबिकापुर से बड़ी जानकारी। बीच सड़क पर महिला से ठगी की गई है। अनहोनी की आशंका जताकर महिला को शिकार बनाया गया। महिला से लाखों के गहने लेकर आरोपी फरार हो गए। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई। और इधर दुर्ग नगर निगम की ओर से भव्य फ्लावर शो का आयोजन किया गया। फ्लावर शो में रंग बिरंगे फूल नजर आए हैं। आपको बता दें कि फूलों से सजाई गई आकर्षण कलाकृतियां भी इस शो का खास आकर्षण का केंद्र बनी रही। प्रदर्शनी को देखने के लिए सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगा रहा, जो देर शाम तक जारी रहा। निगम के इस आयोजन में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए। साथ ही महिला समूह ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित भी किया। गुना जिले में बामौरी डिवीजन में पदस्थ एसडीओपी युवराज सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है। आमतौर पर पुलिस वालों की छवि एक कड़क और तनावपूर्ण कर्मचारी के रूप में होती है, लेकिन एसडीओपी युवराज सिंह ने इन सब से हटकर अपनी छवि बनाई है। एसडीओपी युवराज सिंह के वायरल वीडियो में वो किशोर कुमार का गाना गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।